जिला के सम्मानित पत्रकार साथियों, आप सभी का मैं समस्त कांग्रेस परिवार की तरफ से बोगाईगांव जिला कांग्रेस कार्यालय के मैं प्रांगण में स्वागत करता हूं। ये प्रेस वार्ता इस सरकार की द्वारा फैलाई गई बदहाली जो बीजेपी की सरकार ने भ्रष्टाचार के माध्यम से फैलाई है और जो फेलियर्स हैं जिससे जनता आज परेशान है, उसके संबंध में है। चुनाव नज़दीक है, चुनाव सामने है और आज महत्वपूर्ण विषय जनता के सामने बन चुका है कि वो अपने भविष्य को किस तरह से बनाना चाहते हैं। और जनता की जिम्मेदारी अब ये बन गई है कि एक ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का समय जब करीब है तो हम क्या मुख्य बिंदु सामने रखना चाहते हैं कि जिसके कारण आज जनता परेशान है। और जो समय बचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास, उस समय का सदुपयोग करके राजनीति से हट के जनता को फ़ायदा पहुंचा के जाए, क्योंकि सरकार का जाना तय है। इस सरकार ने पूरे असम में जिस तरह से भ्रष्टाचार का जाल फैलाया है, हिमंता बिस्वा शर्मा जी की सरकार, भाजपा की सरकार, जो भाजपा की सरकार 10 साल से और ये मुख्यमंत्री 5 साल से हैं, बड़े बड़े दावे करके, बड़े बड़े वादे करके जब आए हैं, तो आज ये बदहाली है कि हम जिस बोगाईगांव में बैठे हैं, जिस बोगाईगांव शहर में बैठे हैं, जो एक विकसित शहर हुआ करता था, इसको इतना पीछे छोड़ दिया है कि आज यहाँ का युवा बेरोजगारी से लड़ रहा है, झगड़ रहा है और बोगाईगांव से जाने को मजबूर है। सबसे बड़ा विषय हमारे किसानों का रहा है। बोगाईगांव अगर देश भर में जाना जाता है तो वो यहाँ के किसानों की मेहनत से जाना जाता है। इस बोगाईगांव क्षेत्र के किसानों की जो मेहनत है वो सबके सामने है, लेकिन अगर किसान को पानी, इरिगेशन, वाटर सप्लाई नहीं मिलेगा तो वो किसान कहाँ से फसल उगाएगा और कहाँ से अपना घर चलाएगा। ये बड़ा एक संघर्ष बन गया है बोगाईगांव और पूरे आसाम के किसानों के लिए। ख़ास तौर पे बोगाईगांव जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नज़दीक है, उसके बावजूद भी कैनाल डाल दिए गए, सरकार ने फाउंडेशन स्टोन लगा दिए गए, सरकार ने घोषणाएं घोषित कर दी, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ कि आज भी यहाँ के किसान के पास सिर्फ और सिर्फ रेन वाटर है और एक ही फसल करने को वो मजबूर है। जिस किसान की इतनी क्षमता है कि वो इस क्षेत्र को अपने किसान और खेती के माध्यम से आगे ले जा सकता है, उस किसान का कोई ध्यान इस सरकार के नज़रिए में नहीं है। ये सरकार अगर किसान को अब भी जो उसके सूखे कनाल से उसने पानी नहीं देती है, तो इस किसान का आज सबसे बड़ा उद्देश्य बन चुका है कि एक ऐसी निकम्मी और नाकारा सरकार को उखाड़ फेंकने का। हम जवाब चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हिमंता बिस्वा शर्मा जी की सरकार में बैठे लोगों से कि आखिर क्या वजह रही कि यहाँ के इरिगेशन पॉलिसीज़, इरिगेशन जो घोषणाएँ की थी उसके संबंध में जो प्रोग्राम बनाने की बात की थी वो आज तक अधूरे हैं। स्टेटस को लेकर एक संघर्ष में सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा है वो एक कम्युनिटी कोच राजवंशी कम्युनिटी का चल रहा है। उनसे हर चुनाव से पहले बीजेपी की सरकार ने झूठे वादे करके उनके वोट को हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन आज एक कम्युनिटी पूरे तौर पर अपना अधिकार लेने के लिए लड़ाई लड़ती रहे कांग्रेस के दबाव के बावजूद भी, और कांग्रेस उनके साथ में खड़ी है उनके अधिकार को दिलाने के लिए, तो मजबूर होकर एक रिपोर्ट पेश कर दी गई, लेकिन ना ही तो रिकमेंडेशन असेंबली में आया और ना ही ऐसी कोई भी बात लोकसभा या राज्यसभा के पटल पे गई। आखिर कौन लोग जिम्मेदार हैं? ये वो लोग हैं जो एक पूरे ट्राइबल कम्युनिटी के विरोधी हैं, जो बीजेपी की सरकार में बैठे हैं। हम सवाल पूछते हैं इस सरकार से, हिमंता बिस्वा शर्मा जी ज़रूर जवाब दें कि क्या उनके निजी कारण हैं, क्या उनके निजी मतभेद हैं, क्या निजी मतभेद हैं कोच राजवंशी कम्युनिटी से? आखिर क्यों इस कम्युनिटी को परेशान कर रहे हैं और इनको उनका अधिकार देने में असफल इनकी सरकार निरंतर हो रही है? ये कोई वजह है या राजनीतिक विषय बना लिया है? उनको उनका अधिकार नहीं देना है। जैसे देश भर के आदिवासियों की ज़मीन छीनने का काम ये सरकार करती है, पट्टे छीनने का सरकार करती है काम, उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करती है सरकार। इसकी प्राथमिकता में आदिवासी है या नहीं है, इंडिजिनियस कम्युनिटी है या नहीं है, ये आज बड़ा सवाल है। एक और मुख्य बिंदु यहाँ पर जब मैं कल चर्चा कर रहा था तो सामने आया, मैंने कनेक्टिविटी के ऊपर चर्चा की, हमारे अध्यक्ष जी बैठे थे, हम जब चर्चा कर रहे थे तो यह पता चला कि यहाँ भी एक विषय खड़ा हुआ है ब्रिज का। आप कनेक्टिविटी की बात करते हैं, सड़कों के बड़े बड़े प्रचार करते हैं, विज्ञापन देते हैं केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर, ऐसे ही दूसरे राज्य सरकार की नीतियों को लेकर, लेकिन आज यहाँ पर अगर चंपा विद्यापुर ब्रिज अधूरा है, अधूरा क्या जिसकी शुरुआत भी नहीं हुई है, तो बहुत बड़ा विषय खड़ा होता है कि आपकी प्राथमिकता कनेक्ट करने की है बोगाईगांव को आसाम से या नहीं है।
लोगों को दूसरे क्षेत्र में काम धंधा आसान बने, इसके लिए आगमन जो है, उनका आवागमन जो है वो अगर नहीं होता है तो वो सिर्फ परेशान रह सकता है। आज यहाँ के बच्चे को ये मालूम है कि चंपा विद्यापुर ब्रिज जो है वो आज बारिश के मौसम में उसकी अहमियत कितनी पता चलती है जब पूरी तरह से कनेक्टिविटी टूट जाती है। ऐसे में सरकार की क्या प्राथमिकता है? स्टूडेंट्स, पेशेंट्स और लोग रोज़ सफ़र करने वाले इस पूरे के पूरे मानसून में सफ़र करने को मजबूर हो जाते हैं, मतलब पीड़ा के साथ, कि वो क्या करें। एक ऐसे ब्रिज की मांग जो निरंतर कांग्रेस पार्टी ने भी उठाई है जनता के साथ मिलके, इस सरकार को उसकी अहमियत क्यों समझ में नहीं आ रही है? क्या ये सरकार गुवाहाटी में बैठकर बोगाई गांव को नज़रअंदाज करके रखना चाहती है, या बोगाई गांव सिर्फ वोट के लिए एक ज़मीन बन के रह जाएगा इस बीजेपी की सरकार के लिए, या बोगाई गांव के लोगों को भी आसानी हो इसके लिए ऐसे ब्रिजेस, ऐसी कनेक्टिविटी की बात ये सरकार जो करती आई है धरातल पे भी करेगी, या सिर्फ कोरी घोषणाओं में ये बन के रह जाएगा? यह आज एक बड़ा विषय है। फाउंडेशन जो है फाउंडेशन स्टोन पॉलिटिक्स बीजेपी की पूरे देश के अंदर चर्चित है कि फाउंडेशन स्टोन लगा दिया, ये घोषणा कर दी, इसकी शुरुआत हो गई, ख़त्म कब होगा कोई टाइमलाइन नहीं है। तो यहाँ पर एक बड़ा विषय ये है कि फाउंडेशन कंप्लीट कब करेगी भारतीय जनता पार्टी, इसको लेकर कोई चर्चा नहीं होती। कोरे वादे, आपके झूठे दावे, इससे आज लोगों की ज़िंदगी जो है उस पर असर पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है असर? 108 के जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे आंगनवाड़ी के कर्मचारी हों, चाहे जो दूसरे कुक्स हैं, ये वो तमाम लोग जो काम कर रहे हैं, जिनको हेल्थ का और न्यूट्रिशन का बैकबोन माना जाता है स्टेट का, उनसे हर चुनाव से पहले कहा जाता है कि आपको परमानेंट चाहिए। आज वो लोग मानने को तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका भविष्य कुछ ही तरह से सुरक्षित है, क्योंकि अब वो इन झूठे वादों से तंग आ चुके हैं। 108 हो या आंगनवाड़ी हो या कुक्स हो, जिनको जो भी यहाँ कहा जाता है, जो खाना बनाने का काम करते हैं मिड डे मील वगैरह जैसी पॉलिसीज़ के लिए, आज उनके परिवार परेशान होकर इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को मजबूर हैं, लेकिन मजबूरियाँ हैं कि वो सामने नहीं आ सकते। हम तो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को देख के मांग कर रहे हैं आपसे कि कम से कम मानवता की बुनियाद के ऊपर हेमंत बिस्वा शर्मा जी इन 108 के परिवार वालों को, ऐसे ही आंगनवाड़ी और कुक्स के परिवार के लोगों पर तरस खा के इनको परमानेंट करने का काम कीजिए। आप नहीं करेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी, इनकी परेशानियों का हल ज़रूर होगा। ये सरकार पूरे देश में कई विषय को लेकर आज चर्चा में है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी बयान देते हैं, उल जलूल बयान देते हैं, देश भर में हेडलाइन बनाते हैं और मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका देते हैं, चाहे वो सांप्रदायिकता से भरे बयान हो या जिस भी तरह के बयान हो, जो राजनीति के बहुत नीचे के स्तर के बयान होते हैं। लेकिन क्या उन्होंने कोई बयान दिया कि हमारे सरकार में, भाजपा की सरकार में जो ऐसा ही स्कैम हुआ, चलिए वो कह सकते हैं कि उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले हुआ था, कार्रवाई तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी चल रही है। तो ये छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के बड़े बड़े पॉलिटिकल अकाउंटेबल लोगों को छोड़ देना आखिर क्या दर्शाता है? कि ये सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो रिक्रूटमेंट स्कैम करके बैठे हैं। एसआई रिक्रूटमेंट स्कैम से पूरे सिस्टम की बैकबोन टूटी है। एसआई रिक्रूटमेंट स्कैम मतलब सब इंस्पेक्टर पुलिस के स्कैम की बात करी जा रही है। अगर आप जिनके हाथ में लॉ ऑर्डर देना था उसी में स्कैम कर रहे थे, तो फिर आपका लॉ ऑर्डर को चलाना असंभव है। और ऐसे में ये प्राथमिकता बताता है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता सिर्फ भ्रष्टाचार है, ना कि पुलिस सिस्टम, ना किसी और तरह का एडमिनिस्ट्रेशन। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, ये शायद आज एक सपना बनकर रह चुका है, क्योंकि कोई भी कार्रवाई ऐसी ठोस नहीं दिख रही है कि आप पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को लेकर गृह विभाग के जो लोग जिम्मेदार थे, जो मुख्यमंत्री के लोग जिम्मेदार थे, उन पर कार्रवाई देखी जाए। हम मांग करते हैं जांच तेज हो और कार्रवाई हो, ताकि आसाम पे जो एक दाग लगाया है बीजेपी की सरकार ने, इसको हम तुरंत हटा सकें। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जितने भी लोग इसमें दोषी हैं, जिन लोगों ने भी ऐसे एसआई स्कैम को अंजाम दिया है, उनकी खैर नहीं, वो सलाखों के पीछे होंगे। ऐसी सज़ा दी जाएगी जो मिसाली सज़ा बनेगी, जिसको देखने के बाद कोई और किसी भी तरह का ऐसा स्कैम जिससे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो, जिससे सिस्टम से छेड़छाड़ हो या किसी भी तरह की गड़बड़ करने के पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन ये सरकार, अगर हम बात करें कार्रवाई की, तो मुझे हैरत होती है। कल मैं डीसीसी के साथियों के साथ बैठा था, हमारे अध्यक्ष जी से बात हो रही थी,
तो पता चलता है कि कार्रवाई तो छोड़िए, इनाम दिया जाता है। इनाम कैसा दिया जाता है कि एक सुसाइड होता है, सुसाइड यहाँ पर होता है जोशीता दास सुसाइड केस, जो देश भर में चर्चा में आता है। और वो जिनके नाम लेता है, जो व्यक्ति चला गया इस दुनिया से मजबूर होकर आत्महत्या करने पे, जिस व्यक्ति का नाम लेता है वो बीजेपी के एस्पिरेंट कैंडिडेट है और उसको बीजेपी के पोस्टर्स में देखा जाता है। मैं दो चीज़ों के अंदर कंफ्यूज हुआ था, तो आपसे क्षमा चाहता हूँ। जोशिता दास सुसाइड केस में जिस व्यक्ति का नाम आया है वो बीजेपी के पोस्टर लगाता है, बीजेपी के झंडे लगाता है, बीजेपी के बैनर लगाता है, और अब एक विधानसभा अभयपुरी से टिकट मांग रहा है खुले तौर पे, और बीजेपी उसके टिकट को कंसिडर भी कर रही है। ये बीजेपी की प्राथमिकता, बीजेपी का गवर्नेंस के ऊपर कई तरह के सवाल उठाता, जिसकी बात मैं कर रहा था कि स्कैम्स में कई तरह के आरोप जिस व्यक्ति पे लगे, जो विधायक यहाँ के, उसको लोकसभा का टिकट दिया जाता है और लोकसभा में भेजा जाता है। और यहाँ पर जब वो लोग सोचते हैं कि ठीक है विधानसभा से तो बाहर हुए, तो उन्हीं की पत्नी को टिकट देकर विधानसभा भेजा जाता है। आखिर क्या मजबूरी है बीजेपी आलाकमान की ऐसे लोगों को संरक्षण देना, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना? कहीं ना कहीं बताता है कि बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पूरे के पूरे भ्रष्टाचार के सिस्टम में ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जिनके ऊपर बीजेपी कार्रवाई नहीं कर सकती बल्कि इनाम देने को मजबूर होती है। मुझे बड़ा दुख हुआ यहाँ पर एक बात को देखकर कि बोगाईगांव जैसे क्षेत्र में जहाँ गोल्डन लंगूर जैसी प्रजाति पाई जाती हो, जो आज एशिया में कहीं नहीं है, जिस गोल्डन लंगूर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आ सकते हैं, ये सरकार उसके ऊपर ध्यान देने के बजाय ऐसे नज़रअंदाज करके बैठी है जो बोगाईगांव का आइकन बन सकता है, जो बोगाईगांव के लिए लोगों की एक तरह से कमाई बढ़ा सकता है, जिससे टूरिस्ट आएगा, टूरिज्म मैप पे बोगाईगांव चमकेगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम प्राथमिकता से टूरिज्म को डेवलप करने में गोल्डन लंगूर और गोल्डन लंगूर को प्रचारित करके बोगाईगांव में टूरिस्ट को लाने का काम करेंगे, ताकि बोगाईगांव को वर्ल्ड मैप पे जैसे अफ्रीकन कंट्रीज को देखा जाता है वैसे बोगाईगांव को भी देखा जाए, और दुनिया भर का टूरिस्ट जब ये कहे कि हम भारत जा रहे हैं बोगाईगांव में गोल्डन लंगूर को देखने, तो यहाँ के लोगों की शान भी बढ़ेगी और लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। ये पूरा का पूरा स्टेट हिमंता बिस्वा शर्मा जी की सरकार ने जिस तरह से बर्बाद किया है वो किसी के सामने नहीं है। बोगाईगांव को मैंने आपको बताया कि वो अछूता नहीं है, आप सब बार बार इस मुद्दे को उठाते भी हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। मुख्यमंत्री आसाम के हिमंता बिस्वा शर्मा जी सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता के लिए देश भर में जाने जा रहे हैं। इससे ज़्यादा अपमान की बात किसी एक पार्टी के लिए क्या हो सकती है? आसाम का मुख्यमंत्री सांप्रदायिकता के लिए जाना जाए, जिनके बयानों में बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़े, लेकिन क्या मजबूरी है कि बीजेपी भी उन पर कार्रवाई करने में असक्षम है। ये उनका पैसा है या उनके पास कुछ ऐसे राज दबे हैं बीजेपी के कि जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी असमर्थ है उन पर कोई कार्रवाई करने पे। लेकिन जनता कार्रवाई करने को तैयार है, क्योंकि जनता एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पे नहीं देखना चाहती जो मुख्यमंत्री के पद पे रह के भेदभाव करे, सांप्रदायिकता को बढ़ाए और अपनी नाकामी छिपाने के लिए लोगों को लड़ाए। ये एक बड़ा विषय बन गया है देश भर में, जिनके कार्यकाल में जल जीवन मिशन जैसे स्कैम हो रहे हैं, जहां लोगों को पानी पीने का देना था वहां पर लोगों को खाली पाइपलाइन दी गई, वहां पर लोगों को पानी नहीं पहुंचाया गया, लोगों से पैसे वसूली की गई, लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे को एक ज़रूरी पॉलिसी के जल जीवन मिशन के नाम पर बर्बाद कर दिया गया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, उसके बावजूद भी आज वोट मांगने कैसे जाएंगे, ये बड़ा सवाल बनेगा। जब वोट मांगने जाएंगे तो लोग सवाल पूछेंगे कि आखिर आपने किया क्या। आज लोग आसाम में अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। आसाम में मर्जर के नाम पे, स्कूल्स के अमेलगमेशन के नाम पे इतने स्कूल्स बंद किए गए हैं, जो इस सरकार की प्राथमिकता को बताता है कि शिक्षा क्षेत्र में ये सरकार किसी भी तरह से गंभीर नहीं है, या यूँ कहिए कि शिक्षा को ख़त्म करने में गंभीर है, ताकि निजी स्कूलों को फ़ायदा पहुंच सके। एसएमई स्कूल्स बंद करके किन निजी स्कूलों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है? जो निजी स्कूल असम के मुख्यमंत्री के लोगों के हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा जी के खुद के स्कूल्स हैं, जिनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक शिक्षा माफिया की तरीके से पूरे आसामी सरकारी स्कूलों को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। क्या असम के मुख्यमंत्री शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं? 8000 स्कूल्स बंद किए गए 2024 तक।
8,000 का आंकड़ा सरकार ने कहा कि हमने अमालगमेशन किया है इसलिए अकाउंट दिख रहा है, लेकिन जब देखा जाता है तो 6,000 के आसपास, तकरीबन 6,000 के आसपास स्कूल कम आते हैं। 2 साल बढ़ता है। एक बड़े मीडिया पब्लिकेशन ने, एक मीडिया हाउस ने एक खबर को छापा इसी 2 महीने पहले कि 11,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। आसाम में 11,000 आसामी सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं। किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है? असम के जो लोग हैं वो महंगी शिक्षा हासिल करें, शिक्षा माफियाओं को उनके स्कूल्स में जाने को मजबूर हो, इस तरह से फायदा पहुंचाया जा रहा है। मेरा सवाल है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी जो सांप्रदायिकता के आड़ में अपनी नाकामियों को छिपाते हैं, शिक्षा माफियाओं को संरक्षण देने में इस तरह के स्कूल बंद कर रहे हैं या वो खुद एक शिक्षा माफिया की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आखिरी बात कहना चाहूँगा युवाओं के लिए, असम का युवा मन बना चुका है। बीजेपी की सरकार को मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि अंतिम महीने बचे हैं, असम के युवा के रोजगार का कोई इंतजाम कीजिए। ये सरकार असम के युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से नाकाम हो गई। आज असम का युवा बेरोजगारी की मार खाता हुआ या तो आत्महत्या कर रहा है या असम से पलायन कर रहा है। बोगाई गांव का युवा यहाँ रोजगार नहीं मिल सकता, इससे परेशान है। रोजगार क्यों मिलेगा? एमएसएमई की जो ग्रोथ है वो कितनी स्लो है। सरकार अपने लोगों की ग्रोथ में लगी है, मंत्रियों की ग्रोथ में लगी है। मुख्यमंत्री के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके पास न जाने कितनी ज़मीन बढ़ गई है, उनके परिवार, ऐसा कहने में आ रहा है। जो कहता है मुख्यमंत्री उस पर डिफेमेशन केस कर देते हैं। केस करने से ये आरोप ठंडा नहीं हो जाएगा। इस पे आपको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर जनता गरीब क्यों हुई और यहाँ असम प्रदेश का युवा बेरोजगार क्यों हुआ और आपके लोग अमीर क्यों हो गए और उनकी दौलत बढ़ती कैसी चली गई। आपको जान के हैरानी होगी कि जब सरकार ने बेरोजगार युवाओं को सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की बात कही कि आप रजिस्ट्रेशन कीजिए ताकि हम आपको रोजगार दे सकें, तो जितने युवाओं ने 1,00,000, 1.5 लाख, 1,37,000 युवाओं ने कुछ साल पहले रजिस्ट्रेशन किया था कि हम बेरोजगार हैं, उनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन हर साल ये संख्या बढ़ते बढ़ते आज कुछ सालों में 7 गुना बढ़ चुकी है। पिछले 7 सालों में असम का युवा 7 गुना और बेरोजगार हो गया है, जिसके लिए आज बीजेपी की सरकार नाकाम है। हिमंता बिस्वा शर्मा जी को अपनी सरकार की नाकामियों को लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए असम की जनता से। असम की जनता मन बना चुकी है। ये परेशानियां जो बीजेपी की सरकार ने उत्पन्न की हैं, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे कि असम देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकेगा और असम का युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी हासिल करेगा। धन्यवाद। आपके कोई सवाल अगर हो तो जो मैं दे सकता हूँ मैं दे दूंगा, नहीं तो डीसीसी प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे दोस्त साथी बैठे हैं, ज्योति जी। चूँकि आप बोंगाईगांव में हैं जी, बोंगाईगांव जिले के तौर पर यहाँ 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। जी, तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप लोगों का चुनाव मुद्दा क्या है? देखिए, जो मैंने प्रेस वार्ता करी है, मूल मुद्दे उसी में मैंने आपको बताया। किसानों का मुद्दा बताया, युवाओं का मुद्दा बताया, बच्चों का मुद्दा बताया शिक्षा को लेकर। ये आज आसाम हो, बोगाईगांव हो, और किसानों का मुद्दा बोगाईगांव में सबसे बड़ा है, कनेक्टिविटी का मुद्दा बहुत बड़ा है। यही मुद्दे हैं जिन पे कांग्रेस पार्टी आज मैदान में है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुद्दे जल्दबाजी होती है मैनिफेस्टो से पहले, पर अगर हम सरफेस के तौर पे देखें तो आज असम की जनता जिन मुद्दों से लड़ रही है, बोगाईगांव की जनता, जो आपने बोगाईगांव की बात करी, तो सबसे पहला किसान, युवा, यहाँ सुरक्षा देना, यहाँ पर बच्चों के भविष्य की बात करना, वो तमाम मुद्दे हैं। बाकी मैं डीसीसी प्रेसिडेंट साहब से कहूँगा कि इसके ऊपर वो एक बात ज़रूर आपसे करें, क्योंकि डीसीसी प्रेसिडेंट ही सबसे बड़ा अधिकार रखते हैं। আমি তিনিটা সমষ্টিৰ কাৰণে যিখিনি কথা কৈছে জিলাভিত্তিক, আচলতে আমি জিলাখন কৃষিভিত্তিক। ইয়াৰ উদ্যোগ যদিও বঙাইগাঁও চহৰত কিছু সৰু সুৰা উদ্যোগ আছে আৰু উদ্যোগখিনিৰ অৱস্থা একেবাৰে তাকত আৰু উদ্যোগখিনিও দিনক দিনে বন্ধ হৈ গৈ আছে। আমি কাৰ্বনৰ পৰা দেখা পাইছোঁ তেওঁলোকৰ বন্ধ হৈছে, কল কোম্পানী, এইবিলাক সৰু সুৰা যিবিলাক উদ্যোগ আছে সেইবিলাক বন্ধ হৈ আছে। আমি এতিয়া অসম তথা বঙাইগাঁও যদি শক্তিশালী কৰিব লাগে আৰ্থিকভাৱে, তেতিয়াহ'লে আমি খেতিপথাৰলৈ যাব লাগিব। আৰু খেতিপথাৰলৈ যেতিয়াই যাম তেতিয়া দুটা কথা আহিব, এটা হ'ব পানী যোগান আঁচনি, আন এটা পানী যোগান আঁচনিৰ কাৰণে যিটো কাৰেণ্ট, বিজুলী বাতি সেই ব্যৱস্থাটো আমাৰ শক্তিশালী কৰিব লাগিব, নহ'লে পানী ক'ৰ পাৰে খেতিপথাৰলৈ যাব।
এই বিষয়টো আমাৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবোঁ আমি। আৰু এটা কথা, শিক্ষা ব্যৱস্থাটো একেবাৰে যিমানেই যি নকওঁ কিয় ব্যক্তিগত যথেষ্ট শক্তিশালী হৈ গৈছে আৰু চৰকাৰীকৰণ একেবাৰে দুৰ্বল হৈছে। বিদ্যালয়বিলাক বন্ধ। আমি কলেজ 11,000 স্কুল বন্ধ হৈছে, 6,000ৰ ওচৰত মানে স্কুল টোটেলি বন্ধ হৈছে। 11,000 স্কুল বন্ধ হোৱাটো ডাঙৰ কথা, বহুত ডাঙৰ কথা। এইটো ভাবিব পৰা নাযায়। আমাৰ বঙাইগাঁৱত আপোনালোকক মই বঙাইগাঁও ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ চিনাকি বৰপাৰাত স্কুলখন বন্ধ হৈছে, আপোনালোকৰ চিনাকি দেউৰীপাৰাত স্কুলখন বন্ধ হৈছে, আপোনালোকৰ চিনাকি দলাইগাঁৱৰ স্কুলখন বন্ধ হৈছে। মই কেইখনমান স্কুল ইয়াত ক'লোঁ আৰু বহুকেইখন স্কুলৰ নাম মই ক'ব পাৰোঁ যে স্কুলবিলাক বন্ধ হৈ আছে। কোনবিলাক ল'ৰা ছোৱালী তাত পঢ়ি আছে? আমাৰ দুখীয়া অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়ি আছে, সেইবিলাক স্কুলে বন্ধ হৈ আছে। গতিকে যিবিলাক প্ৰাইভেট গৈ আছে তেওঁলোকে কিমান দিন দিব? ক্লাছ 8, 9, 10, 11, তাৰপিছত আৰু তেওঁলোকে ব্যক্তিগত স্কুলত পঢ়াব পৰা ক্ষমতা আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ নাই। মানে অৰ্ধশিক্ষিত হৈ থাকিব, পিছত আৰু চৰকাৰী স্কুলত আনিব লাগিব। চৰকাৰী স্কুলত ছিট নাই। আজিৰ তাৰিখত শিক্ষকবিলাক আছে, একত্ৰীকৰণ কৰিছে, কিন্তু তাত কোনো শিক্ষক নাই। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰিছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ক'তো শিক্ষক নাপাব। চাব আপুনি চকাপাৰা যাক যিমানবিলাক স্কুল হৈছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হৈছে, কিন্তু তাত কোনো মানে ব্যৱস্থা নাই। এই ব্যৱস্থাটো আজিৰ পৰা আৰু কেইবছৰমান পিছত আপোনালোকে আৰু ভয়ানকভাৱে দেখা পাব যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী শিক্ষাৰ মানদণ্ড একেবাৰে দুৰ্বল হ'ব। কাৰণ হাই স্কুলৰ লেভেলৰ শিক্ষকখিনিয়ে তেওঁলোকে শিক্ষাদান কৰি আছে। গতিকে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো কেইটামান বছৰ পিছত আৰু ভয়ানক ৰূপত ৰ'ব। খেতি পথাৰৰ কথাটো কৈছোঁ। আজিৰ তাৰিখত খেতিৰ এইটো আধুনিক প্ৰক্ৰিয়াত যিটো আমাৰ খেতি, এতিয়া যোৱাবাৰ মাকৈ কৰিছে, এইবাৰ সকলোৱে মাকৈ কৰিছে। এইবাৰ কি হৈছে দেখা পাইছে, শাক পাচলিৰ দাম ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষ মানে ইমান ওপৰত গৈছে, যিটো আমি কিনি খাব পৰা আজিৰ তাৰিখলৈ। আমি সাধাৰণতে মাঘ মাহত খাদ্য শস্যৰ দাম কমে এইবিলাকৰ, কিন্তু এইবাৰ কমা নাই মানে কোনটো খেতি কৰিব, কোনটো লাভ হ'ব, আমাৰ এইটো চৰকাৰে ভাবে বা আমি ভালভাৱে অধ্যয়ন কৰি চৰকাৰে এইটো আমি আগবঢ়াব পৰা নাই খেতিয়কসকলক। এটা গতিত যিফালে গৈছে হঠাৎকৈ এইফালে বিপদৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে এই বিষয়টো আমি চৰকাৰে যে বিফল হৈছে সেই কথাটো মই আপোনালোকৰ আগত উল্লেখ বিচাৰিছোঁ। আৰু যাতায়াতৰ কথা কৈছে, আমাৰ ইয়াত গৰাখহনীয়াও আছে যথেষ্টখিনি, গৰাখহনীয়া আছে, গৰাখহনীয়াখিনি ৰোধ কৰিব লাগে। সেইবিলাকৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে। আমাৰ এই বিদ্যাপুৰ দলংখন ইখন আচল নাটক কৰি আছে, বাৰ বাৰ তেওঁলোকে আধাৰহিলা কৰে, জোখা মাপা কৰে, সেইবিলাক কৰি আছে। আৰু ইয়াত এটা বঙাইগাঁৱৰ মানে সমস্যা, গোটাই অসমৰ সমস্যা হৈছে যে মাটিৰ খাজানাটো ইমান বেছি উৰ্ধতন হৈছে। এই মাটিৰ খাজানাটো আগত যিমান আছিল তাতকৈ 3 গুণ 4 গুণ কিমান হৈছে ক'ব নোৱাৰে। এতিয়া চৰকাৰী যিমানবিলাক বিদ্যালয় আছে, চৰকাৰী নাট মন্দিৰ, ক্লাব সংঘ যিমানবিলাক আছে, মহিলা সমিতি ঘৰৰ পৰা, এইবিলাকৰ মাটিবিলাক চৰকাৰে কৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব যোৱাৰ লগে 5 লাখ 6 লাখ হৈছে, 50,000ৰ তলত, 25,000ৰ তলত নহয়। এতিয়া চৰকাৰী অনুষ্ঠান, ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানবিলাক আছে, তাৰ পৰা চৰকাৰে পইচা লৈ আছে। কিমান কোটি টকা উঠিব, কিমান হাজাৰ কোটি উঠিব, এইটো মানে চৰকাৰে জোৰ জবস্তি এক প্ৰকাৰ। কাৰণ নহ'লে মাটিখিনি আৰু কাৰোবাক দিবৰ ভয় থাকে। গতিকে নামঘৰে হওক, নাটঘৰে হওক, ক্লাবে হওক, মহিলা সমিতি হওক, সকলোৱে মাটিখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাত লাগি আছে। আৰু কোটি কোটি টকা মানে লাখৰ ওপৰত চৰকাৰে ধন সংগ্ৰহ কৰি আছে। এক প্ৰকাৰ সেই এটা কথা আমি ৰৈ গৈছে, সেই কথাখিনি আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ। গতিকে আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত আমি গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা কৈছোঁ, যাতায়াতৰ কথা কৈছোঁ। আৰু আমাৰ খেতি পথাৰ মূল হ'ল আমাৰ খেতি আৰু উপযুক্ত শস্যৰ মূল্য কেনেধৰণে পাব সেই বিষয়টোৰ ওপৰত আমাৰ চৰকাৰ আহিলে গুৰুত্ব দিব।